आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि चुनाव के नज़दीक आने के साथ ही यहाँ पर सियासतें अपने अरूज को पहुँच गई हैं और इस तरह से एक दूसरे पर ताने देने और उसके साथ साथ इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला भी बराबर जारी दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ आम वोटर के लिए ये परेशानी बन रही है कि आखिर ये जो इल्ज़ामात की बारिश हो रही है, इसमें डीडीसी ही इंतखाबात क्यों सियासी जमातों को मुनासिब लग रहे हैं। जबकि अगर असल में नाज़रीन किराम देखा जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर इस तरह के इंतखाबात होते हैं जहां पर मोहल्ले गली कूचों की तामुर तरक्की की बात होती है, तो वहां पर बैनुल अक़वामी सियासत करना, मुल्की सियासत करना या बड़े मफादात की बात करना बिल्कुल एक अजीब सा अचंबा लगता है। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि यहां के इंतखाबात अवाम के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब इसलिए बन रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि जब आज की तारीख से ही सियासतदान एक दूसरे पर इतना ज्यादा इल्जामात के पहाड़ तोड़ना शुरू कर देंगे तो आगे जाकर के इस कौम की क्या भलाई करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि कई एक ऐसे मामलात हैं जिनको जान करके आम आदमी को दुख ही होता है। एक तरफ जहां एलओसी पर इस वक्त खून खराबे का सिस्टम जारी है, बराबर शेलिंग आए रोज देखने को मिलती है और कई ऐसे अफराद हैं जो अपनी जानों से भी हाथ धो रहे हैं, कई लोग हैं जो बेघर भी हो रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अब सहारों को भी तरस रहे हैं। इसके चलते जो इंतखाबात यहां पर डीडीसी के हो रहे हैं, इन इंतखाबात को लेकर के अगरचे हुकूमत ये चाहती है कि इन इंतखाबात को ऐसा तरीके से मुनक्किद करने के लिए यहां पर जहां एक तरफ एमएचए की तरफ से यहां 49 पैरामिलिट्री फोर्सेस की मजीद कंपनियां जो हैं वो भेजी जा रही हैं ताकि एक सिक्योरिटी का माहौल बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से जो बयानात हैं जिसमें एक दूसरे पर गैंग के इल्जामात लगाना, एक दूसरे पर इस तरह की बातें करना जो किसी भी महज़िब माशरे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने अगर गुज़श्ता कल ही देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के मुकामी लीडर है, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, अमरिंदर रैना की बात करते हैं, जिन्होंने ये तक कह दिया कि वो गुपकार गैंग के लीडरान, जिनमें उन्होंने महबूबा मुफ्ती का नाम लिया, उमर अब्दुल्ला का नाम लिया, फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, गुलाम नबी आज़ाद का नाम लिया और जितने भी गुलाम शुलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो उन्होंने कुल मिलाकर के सब के बारे में यह कह दिया कि अब वो उनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाएंगे और टीका भी करवाएंगे। भला इसमें कौन सी अक्ल गर्दानी जा सकती है? यह अवाम की बहबूद का कौन सा मामला हो सकता है? क्या यह वही भारत है जिसके अंदर हम भाईचारे के साथ रहते आ रहे थे? क्यों इस तरह के नफरत अंगेज बयानात देकर के कंट्रोवर्सीज पैदा की जा रही हैं? वही आपने देखा होगा कि देवेंद्र राणा ने फौरी तौर पर उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त अक्सर मजाक करते रहते हैं और मैं उनके मजाक को बिल्कुल लाइट लेता हूं। मुझसे कोई कहे तो मैं 2 मिनट में उनको रामायण भी पढ़ा दूंगा और गीता भी पढ़ा दूंगा। बहरकैफ कहने और बताने का मुद्दा और मकसद यह है कि सियासत में आप सियासत की जब बातें करते हैं तो आकर के डेवलपमेंट पे बात करिए। चाहे यहां गुपकार के अंदर बैठे हुए लोग जो बड़ी सियासतों की बात करते हैं, उनसे भी हमारी यही गुजारिश होगी कि बात आप ऐसी क्यों नहीं करते जो अवाम के बीच में जाकर के अवाम को हजम हो जाए और आवाम के मफाद की हो। लेकिन बदकिस्मती यह रहती है कि जब कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी इस तरह का मामला आता है, आपने देखा होगा कि 35A और 370 की मुकम्मल जब एक ये कह सकते हैं कि हैसियत खत्म कर दी गई 5 अगस्त 2019 को, तब से लेकर के आज तक यहां पर सियासी मौके नहीं मिल रहे थे। जबकि इस दौरान एक इंतखाब पंचायतों का हुआ था, ULB का हुआ था, जिसमें इन पार्टियों ने एहतिजाजन यह कह दिया था कि हमसे हमारे खुसूसी इख्तियारात छीने गए हैं, हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, हम इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और मरकज की कई जमातों की तरफ से यहां की रीजनल पार्टीज पर यह इल्जामात लगने शुरू हो गए थे कि ये लोग जमहूरी अमल को मुस्तरद करके पाकिस्तान और दीगर एजेंसियों के हाथों का खिलौना बन गए, इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और आवाम की तरक्की नहीं चाहते हैं। और इस मामले को लेकर के अचानक फिर यहां पर आपको याद होगा कि गुज़श्ता महीने से जब लीडरान की रिहाई मुमकिन हो गई और उसके बाद गुपकार अलायंस की यहां पर मीटिंग हुई और गुपकार का इत्तेहाद बन गया
और अचानक जम्मू से जब इस इत्तेहाद की मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया गया कि अब वो बाज़ाब्ता तौर पर डीडीसी इंतखाबात लड़ेंगे, क्योंकि ये जो इंतखाबात हैं ये अवाम के मफाद में है, अवाम के छोटे मोटे काम करने के हैं, इससे बैनुल अक़वामी या कौमी सतह के मसाइल पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसमें कोई सियासत नहीं लाई जाएगी, ये सियासतगिरी की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही इंतखाबात का ऐलान किया गया तो आपने देखा कि दूसरे खीमों के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि ये जो आप इंतखाबात लड़ रहे हैं, पहले तो ये बिल्कुल ना कर रहे थे, और अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि जब ये नहीं लड़ रहे थे तब आप इन पर एकदम इल्जामात की बारिश लगा रहे थे, अब ये लड़ रहे हैं तब भी इल्जामात लग रहे हैं। उसके चलते अब एक युवक तबका है जो इसको चाहता था कि एक बदलाव लाया जाए, और मरकज की तरफ से बार बार कहा गया था कि अगर यहां के जवान जमहूरी अमल में शामिल हो जाएं, पुराने चेहरों को रिजेक्ट कर दें और एक नए एक मकसद के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए तरक्की के महाज के साथ आगे आ जाएं तो उन्हें बड़े मौके दिए जाएंगे। लेकिन अब जब वो लोग फॉर्म्स भरते हैं तो उनके साथ दिक्कत यह है कि उनके इल्जामात ये हैं कि वो कहते हैं कि हम पर हावी किया जा रहा है दीगर सिलेक्टेड पार्टीज को, तो उसके चलते मौके देने की बात तो दूर की बात है, उनकी बात सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कई एक जगह पर उनके ये तजादात देखने को मिलते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, कहीं पर वो ये इल्जामात लगाते हैं कि उन्हें कमरों के अंदर बंद किया गया है। तो इन मामलात को लेकर के जब बड़े बयान ऊपर से आते हैं तो जो ये जवान इस वक्त एक जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहता है तो ये कहीं पर बौखला जाता है कि आखिर जब बड़ी पार्टियां जो मुल्की सतह पर राज करती हैं, वो पार्टियां जो रियासतों पे राज कर चुकी हैं, अगर ये आपस में इतने छोटे चुनाव के लिए इतने बड़े बड़े इल्जामात एक दूसरे पर तराशेंगे तो कल को अगर ये लोग इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे तो कहीं इनको भी इसके बीच में लताड़ा ना जाए, तो उनके अंदर भी एक खौफ का माहौल बन रहा है। अगर आपने देखा होगा कि वजीर दाखिला की तरफ से जो ट्वीट किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि गैर मुल्कियों की मुदाखलत चाहते हैं यहां के गुपकार गैंग के लोग, उन्होंने यह भी उसमें कह दिया था अपने ट्वीट के अंदर कि ऐसे लोगों को मुल्की मफादात के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कतई तौर पे इजाजत नहीं दी जाएगी और इन्हें नंगा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आज आपने कपिल सिब्बल का जो कांग्रेस के बहुत ज्यादा सीनियर लीडर भी रहे हैं और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माने हुए और मंजे हुए वकील भी हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट करके बताया कि अमित शाह जी को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए क्योंकि उनके दौर में महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने तकरीबन 3 साल तक हुकूमतों के अंदर ऐश लुटाए हैं। तो आज जब वो इसको गैंग का नाम देंगे तो बताइए कि वो 3 साल का अरसा जो था उसे आप कौन सी गैंग या कौन सा टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। बहरकैफ इन सियासतों की वजह से जो मनफी असरात यहां के लोग जो इस वक्त एक जहनी दबाव के अंदर हैं उन पर पड़ रहा है, ये एक बड़ा एक मामला जाकर के आगे खड़ा हो सकता है जिससे यहां पर कई मामलात ऐसे आ सकते हैं जिससे अवाम का जो एतमाद है वो डेमोक्रेसी से दूर होता जाएगा। अक्लमंदी और शऊर का इस वक्त तकाजा तो ये था कि लोगों को एतमाद में लेने के लिए लोगों के उन बुनियादी मसाइल की बात की जाती जिन मामलात को लेकर के एक आम देहाती, एक आम नागरिक परेशान हाल है और उसकी दस्तरस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर तक नहीं है, उसकी दस्तरस जो है बड़े बड़े अफसरान तक नहीं है, चीफ सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच सकते हैं, महकमों के सरबराहों तक नहीं पहुंच सकते हैं। उन बेवाओं की बात करनी है जो इस वक्त 35 साल नामसाइद हालात की वजह से बिल्कुल यहां पर जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं, उनके हवाले से अगर बात की जाती, दिलासा देने की जरूरत थी, जवान को एक एतमाद देने की जरूरत थी कि चलिए जो कुछ भी आज तक 70 बरस में हुआ, बकौले बड़ी बड़ी पार्टियों के जो इसको इल्जामात लगते हैं कि 70 साल के दौरान न यहां पर डेवलपमेंट हुई, न यहां पर सयाह आए, न यहां पे कोई अच्छा काम हो सका, न किसी इंडस्ट्री को लगने का मौका दिया गया। लेकिन जिस अंदाज में बयानबाजियां हो रही हैं और बयानों के तीर मारे जा रहे हैं, इन तीरों के बीच में ऐसा लगता है कि ये तीर भले ही एक दूसरे के ऊपर साध रहे हों लेकिन इन तीरों का निशाना जो है वो यहां के जवान का एतमाद बन रहा है। और हम एक इतने प्लेटफॉर्म से जो ये बात करते हैं हम बड़े यकीन के साथ कहते हैं क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर के जब आम नौजवान से बात करते हैं कि जो अब ये इंतखाबात हो रहे हैं, आपकी राय क्या है, आप किस तरीके के
जो कैंडिडेट हैं उनको सामने लाएंगे, तो वो परेशान हैं कि अगर हम लोग सही मानों में अपनी राय का इजहार करेंगे तो क्या वाकई तौर पर हमारे कैंडिडेट को या हमारे चुने हुए नुमाइंदे को कहीं पर पनपने का मौका भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एक बड़ा मामला है जिसको लेकर के पार्टियों को इसको बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। बड़े इल्जामात लगाने के लिए, बड़े मामलात हल करने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं और वहां पर यह बातें की जाती हैं। डीडीसी के इंतखाबात में इस तरह की बातें करना हमें अपने हिसाब से लगता है कि कहीं पर इस वक्त शोभा नहीं देता, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त लहू लहां है, चारों तरफ से मरगुजार जो है बसे हुए हैं। अवाम के एतमाद को जीतने की जरूरत है, यहां के नौजवान को अपने साथ चलाने की जरूरत है। अगर आप किसी से जय श्री राम के नारे लगवाना चाहते हैं, यहां कोई आकर के कहे कि आप अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, तो इन नारों से न ही किसी का पेट भरेगा, न किसी का घर बनेगा, न किसी का बिछड़ा हुआ बेटा उसे मिलने वाला है, न किसी को नौकरी मिलने वाली है, न किसी के ये कह सकते हैं कि सर पर चादर आ सकती है। बात तो यह है कि प्रैक्टिकल में आप क्या दे सकते हैं, प्रैक्टिकल में आप लोगों के पास वैसी क्या चीजें हैं जो मुमकिन है आपके सिस्टम के अंदर देने के लिए। अगर आप उन चीजों को सामने लेकर के आते हैं तो हम ये मान के चले कि 3 टायर सिस्टम में जो आप लोगों की बुनियादी सहूलियात की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े मामलात को हल करने की बात करते हैं, तो इस हवाले से अगर मरकज की तरफ से भी बड़े बड़े लीडरान जो है वो स्टेटमेंट दें कि जब यहां के चुनाव हो जाएंगे तो हम मरकज की तरफ से ऐसे चुनिंदा लोगों के लिए इस तरह के फंड्स वागुजार करेंगे, वो बुनियाद पे लोगों के पास जाएंगे, उनके मामलात हल करेंगे। इस तरह से सिर्फ प्लान्स बना करके आप हवा के अंदर बात करेंगे तो इससे कहीं पे जाकर के वो एतमाद भी जो अभी तक आपके पास है कहीं ना कहीं पर खो सकता है कोई भी नेता। हम ये बात बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त एक निजाम बन रहा है, नफरतों की सियासत पैदा की जा रही है, रीजन को रीजन के साथ लड़ाने की बातें की जा रही हैं, इस तरह के तफर्रुक वाली बातें की जा रही हैं जो बातें इंतखाबात का हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत होनी चाहिए थी कि कोई भी नेता अगर चुनाव के दौरान इस तरह के इल्जामात लगाए, एक दूसरे को गाली गलौज करे या एक दूसरे के मजहब पर, एक दूसरे की जात पर उस तरह का कोई हमला करे जो एक डिफेमेशन मानी जाए, जिसमें एक एतमाद को ठेस पहुंचाने वाली बात हो, तो इन चीजों को अगर ममनू करार दिया जाए और उस पर बैन लगा दिया जाए तो ज्यादा अच्छी बात थी, ताकि लीडरान जिस मकसद के लिए, जिसको लीडर कहते हैं, जो किसी कौम को लीड करता है, उसको एक मौका मिल सके कि वो सही बात जाकर के करे और उसके साथ साथ लोग भी बाखबर हो सके कि फलां ने फलां काम अधूरा छोड़ दिया था, शायद आने वाला नेता इसको पूरा कर देगा। बेरकैफ नाज़रीन किराम, जब हमने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी तो इस बात के पीछे भी हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त एक खला पैदा हो गई है, सियासी खला पैदा हुई है, इस सियासी खला को किसी तरीके से पुर किया जाए और यहां के नौजवान को भी यह लगे कि वो एक सिस्टम का हिस्सा है, एक मुल्क का हिस्सा है, एक स्टेट का हिस्सा है जहां पर उसकी इज्जत नफ्स महफूज है। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन इकराम, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि कई मरकजी इस तरह के कवानीन नाफिज किए गए, जिन कवानीन को लेकर के आवाजें उठनी शुरू हो गई और इस मामले को लेकर के कई ऐसी चीजें भी आई जिसमें कई एक जगह पर एक बड़े तजाद का माहौल भी देखने को मिला। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से भी एक आर्डर आया और जब हम फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं, जिस पर आज भी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग हुई जिसमें फॉरेस्ट एक्ट को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल करने की बात की गई है और उसमें एक जमानत दी गई है कि जो जंगलों के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो नोमैड्स हैं, जो गुजर बकरवाल हैं, खाना बदोश हैं, उनको एक हद इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ तामीर और तरक्की के हवाले से जिन जमीनों की जरूरत होगी उन जमीनों को लेकर के अस्पतालों के बनाने के लिए, स्कूल तामीर करने के लिए और दीगर जो सरकार के तरफ से सहूलियात फराहम की जाती है, इस हवाले से अवाम को आयतन रखा जाएगा। इसमें फॉरेस्ट एक्ट जो आड़े आता था, अब वो इस तरह की जो रुकावटें इसमें थी वो दूर कर दी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ लारनू पहलगाम के हवाले से कल जैसे हमने आपको बताया था कि डिप्टी कमिश्नर ने यह साफ कर दिया था कि वो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके तहत एक बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी बनी है जो निगरानी कर रही है। आज आपको बताते हैं कि जब हम गुपकार अलायंस की बात करते हैं तो इनके अहम इकाई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात होती है तो इसमें गुज्जर रहनुमा जो हैं, जिनको बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर
समानता मिलती है। हम मियां अल्ताफ की बात करते हैं। आज उन्होंने लारनू, पहलगाम और दीगर इलाकों का दौरा किया और वहां पर उन्होंने सरकार के ऊपर कई इल्जामात आयद करते हुए कहा कि इस तरीके के एक्ट्स करके सरकार किसी भी तरीके से अवाम के हित में काम नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान इस बात को भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल में जो हमारे इसका सरसब्ज जंगल बचे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ इसी कौम के तुफैल बचे हुए हैं और उनको इनके हक से महरूम करना, इन ठिठुरती सर्दियों में उनको अपने घरों से बेघर करना, ये किसी भी तरीके पर काबिल कबूल नहीं होगा। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि यूनियन टेरिटरी बनाने के वक्त मरकज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐलान किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि गुजर बकरवालों को ऐसी जगह पर जहां उन्होंने अपने बसेरे बना लिए होंगे मुकम्मल हुकूक रहने के दिए जाएंगे। क्या कुछ मियां अल्ताफ ने इस मौके पर बताया, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ आने का मकसद ये था कि यहाँ पिछले दिनों इनके कोठे गिराए गए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से 11 ढांचे जो हैं, 11 कोठे जो हैं, उनको मसमार किया गया है इस माइनस टेम्परेचर में। और ये गिराने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, ये एक गैर कानूनी काम किया गया है। गैर कानूनी तौर पर ये गिराए गए हैं। मैंने जिस तरह अपनी तकरीर में वजाहत की कि गवर्नमेंट ने ख़ुद तमाम लीडिंग अखबार जो एक वैली के हैं या जम्मू के हैं, उनमें पिछले साल पेड एडवर्टाइजमेंट फ्रंट पेज पे की कि जो लोग जंगल में बैठे हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब तबके के या दूसरे लोग, उनको अब हम जंगल में रहने का हक देंगे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। और उस कानून का भी बताया कि किस कानून के तहत दे रहे हैं। जो उन्होंने वो ऑर्डर किया था, जिस कानून की उन्होंने पब्लिसिटी की थी, जिस कानून के बारे में कहा था, उसकी उन्होंने सामने यहाँ खिलाफ वर्जी की है। हम आज ये चाहते हैं कि जिन अफसरों ने इसकी खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस एक्शन का लोगों को पता लगना चाहिए और इन लोगों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है। देखिए, सियासी सूरत हाल मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड पे लोगों का मूड क्या है वो भी आप जानते हैं। और जब इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नताइज आएंगे तो उससे सारी सूरत हाल जो है वो सामने हो जाएगी कि लोगों का फ़ैसला क्या है। सर, मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि नतीजे इन्हीं के हक़ में आएंगे। मुझे कोई दो राय नहीं लगती। 28 के बाद आप जो हमारी टॉप की क़यादत है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो बेहतर होगा कि वो इसका जवाब दें 28 के बाद कि उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी और वो लोगों के ख़यालात का, चाहे गुफ्कार अलायंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो किस तरीके से यहाँ के लोगों के हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए क्या आगे करेगी। नाज़रीन इकराम, जब हम इंतखाबात की बात करते हैं और दंगल की बात करते हैं और साथ में ऐसे माहौल के बीच में जहां आपने देखा कि चारों तरफ से तज़ब्ज़ुब का माहौल जैसे बन रहा हो, पनप रहा हो, इसके बीच में एक हैरत अंगेज इंकशाफ उस वक्त अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह मुजफ्फर हुसैन शाह ने किया जब उन्होंने बताया कि खुनमू इलाके में उनके किसी उम्मीदवार ने फार्म भरा था, जिन्हें कबूल करने के बाद यानी कि एक्सेप्ट फार्म करने के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए एक उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर मान करके इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उनको चिट्ठी सौंपी गई थी कि ये आपका ऑर्डर है, आप जाकर के इंतखाबात लड़ सकते हैं। लेकिन शाम गए उसी उम्मीदवार को किसी इलाके से, किसी ऑफिसर से फोन आता है कि आप हमारे पास आइए, आपके साथ कोई काम जो है अधूरा रह गया है। मुजफ्फर शाह ने इल्जाम लगाया कि उनके उम्मीदवार के फार्म के अंदर कलमजनी करने की कोशिश की गई और इस तरह का जिस जगह पर अप्रूव्ड फॉर इलेक्शन लिखा होना चाहिए था वहां पर नॉन अप्रूव्ड बनाने के लिए फ्लूड का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद वहां पर थोड़ा गुत्थम गुत्था भी देखने को मिली और उम्मीदवार ने जबरदस्ती अपना फार्म उनसे खींच लिया और उसके बाद यह मामला इस वक्त उन्होंने मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मामला काफी संजीदा है और आज तक इलेक्शन की तारीख में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली है। मामला उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की नोट्स में लाया है। वो क्या कुछ कहते हैं आपको दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ Awami National Conference and on behalf of the People's Alliance of Gupkar Declaration, जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब के साथ एक कल वाक़या हुआ हमारे कैंडिडेट के साथ खुनमू 2 में। उनको एक्सेप्टेंस लेटर दी गई आफ्टर स्क्रूटनी
12:15 पे, और उसके साथ में उनको बैंक ऑथराइजेशन मिला टू ओपन द बैंक अकाउंट, और अपने जो एक्सपेंडिचर फाइल होता है वो मिला उनको। माने द कैंडिडेट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर स्क्रूटनी एट 12:15, और 4:45 बजे उनको कॉल आया कि आप जरा वापस आइए, थोड़ा बात करनी थी आपसे, एक दो चीजें आपसे क्लैरिफाई करनी है और आपको एक दो डॉक्यूमेंट और देने। जब वो वहां पर गए, सो ये जो उनकी एक्सेप्टेंस लेटर है, इस एक्सेप्टेंस लेटर को उन्होंने ले लिया, और इसी लेटर पर यहां पर कोशिश करी लिखने की नॉट, और नीचे कोशिश की सिर्फ आर लिखने की। हमारे कैंडिडेट ने वो छीन लिया उनसे। उन्होंने कहा आपने जब एक्सेप्टेंस दे दी, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी नहीं इसको रिव्यू कर सकता है। दैट इज द लॉ। और ये बहुत बड़ा एक केस बन जाएगा पूरे मुल्क में, और इससे हमारे पूरे इलेक्शन पर एक बहुत बड़ा दब्बा पड़ रहा है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। एक्सेप्टेंस देकर उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और हमने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, और वो फोर्जरी कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट की, जो इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट है अंडर देयर प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर। सो ये केस को लेकर आज हम डीसी श्रीनगर के पास गए, जो चीफ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और उनके पास पूरी ये तफसील इसकी दे दी है, एंड ही इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन मे बी अराउंड 4 o'clock। तो इसी तरह, इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका ये सिचुएशन है आज, जो बीजेपी की सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा रही है, और ये किससे वो कर रहे हैं कि अगर कहीं से कुछ ना हो, किसी तरीके से जो अलायंस के कैंडिडेट्स हैं उनको एक बहाने से, दूसरे बहाने से, कोई बहाने से उनको रिजेक्ट करवाइए, और हमारे एएनसी के कैंडिडेट ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, और वो कोशिश कर रहे थे इसको फोर्ज करने की, और वो डॉक्यूमेंट भी अभी आपको दिखाया जाएगा किस तरह वो कोशिश कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट को फोर्ज करने की। ये आज की ये कार्रवाई हमने की इनके साथ में, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ के इलेक्शन के जिम्मेदारान हैं, और मरकजी सरकार में चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है हिंदुस्तान के, वो इस मामले का संजीदा नोटिस लेंगे, क्योंकि ये फोर्जरी का मामला है। उनने फोर्ज किया है डॉक्यूमेंट को, कोशिश की है उसको खराब करने की, विच इज अ वेरी सीरियस वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यह किस्सा आज का है जो बहुत ही क्रिटिकल है, और वो अब अपनी दलाइल बाज़ाब्ता तौर पेश कर रहे हैं इधर उधर की, मगर क्योंकि लॉ है कि जब आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दी डॉक्यूमेंट को जांच पड़ताल के बाद, उसके बाद कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी कोई पावर नहीं रहता है टू रिट्रैक्ट देयर स्टेप और टू रिट्रेस देयर डिसीजन। ये आज का ये किस्सा है, और हम तमाम अपने जितने भी हमारे अलायंस के हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिस किसी पार्टी से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनसे हम पुरजोर अपील करते हैं तमाम अपनी PAGD की तरफ से कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहला फुसला कर भी लिया जाएगा, जिस तरह इस कैंडिडेट को बहला फुसला कर लिया गया और कहा गया 2 मिनट आना है, जरा कागज उसको थोड़ा सा चेक करना था हमको, और अगर वो नजर नहीं रखता कि वो क्या लिख रहा है अपने ही कागज पर जिस पर उन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी, तो उसका कागज रद्द हो गया होता। जो आज आप गुपकार गैंग बता रहे हैं, चाइना से मदद मांग रहे हैं, झंडा नहीं उठाते हैं, उसका मतलब ही है कि आपने ऑलरेडी डिफीट कंसीड कर दी। और जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, पहाड़ी, गुजर, वो आपको, वो भाई सब हमारे पूरे जम्मू में और कश्मीर घाटी से आपको जवाब देंगे। जो रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा वो हमारी तरफ से आपने जो कार्रवाई 5 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके यहां पर जो कार्रवाई आपने की, जिस मुसीबत में आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आम शहरी को डाला है, आपको और आपके कैंडिडेट्स को रद्द करके जम्मू कश्मीर का आवाम बिना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के आने तक वो अपना जवाब आपको दे रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश, पुरजोर गुजारिश, तमाम जितने भी यहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी चाहे आजाद लड़ रहे हैं किसी और पार्टी से, उनसे हमारी मुखलिसाना अपील है कि आप देखिए आज का कॉज क्या है, किस चीज के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आपको आज बंदूक हाथ में नहीं उठानी है,
आपको किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारना है, आपको सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करना है और बीजेपी के कैंडिडेट्स को यहां से आपको रद्द करके बाहर भेज देना है। आपने पूरे आलम को, आपने पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और आपने बिलखुसूस बीजेपी को आप जवाब दे रहे हैं कि हमारा फैसला जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया, हम उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसको रद्द कर देता है। इसीलिए एक दो हैं घबराए हुए हैं कि ऐसी कार्रवाइयां कराने जा रहे हैं कि कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद उसको रिजेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां नाज़रीन, जहां मुजफ्फर शाह ने इस तरह के इल्जामात लगाए, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबरों में रहने वाले आजाद उम्मीदवार हैं, जिन आजाद उम्मीदवारों ने इंतखाबात के हवाले से कई खदशों का बार बार इजहार किया और इस तरह से कंगन से लेकर के बडगाम की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें, और कई जगह पर तो यह मामला भी देखने को मिलते हैं कि इन लोगों से कहा जाता है कि आप एक ही गाड़ी में ठहराए गए गेस्ट हाउस से निकलें और अपने इलाके में जाएं, यानी कि 2 या 3 उम्मीदवार जो अलग अलग नजरियात लेकर के, अपना मैनिफेस्टो लेकर के किसी जगह जाकर के इंतखाबात लड़ने वाले हैं, उनसे कहा जाता है कि गाड़ियों में सवार हो जाइए, जहां जाना है आप चले जाइए और जाकर के अपने इंतखाबात के हवाले से अपनी मुहिम को चलाइए। अगर ये चीजें मंजूर नहीं है तो जैसे मर्जी है करिए। इस हवाले से एक उम्मीदवार जो अपने बयानात के हवाले से और अपनी ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की हरकतों के हवाले से वैसे भी सोशल मीडिया में ऐसे ही छाए रहते हैं, आगे जाकर के वो कौन सा कमाल इलेक्शन में करेंगे नहीं करेंगे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इस वक्त जो इंतखाबी अमल है इस सिस्टम का एक हिस्सा बने हुए हैं, आज वो प्रेस कॉलोनी के अंदर नमूदार हुए और खाक से उठे हुए इन आजाद उम्मीदवार ने भी सरकार के ऊपर कई इल्जामात लगा दिए। क्या कुछ कहते हैं आपको दिखाते हैं। मुझे आज इसलिए प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने के लिए आया कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो। हमने इलेक्शन के लड़ने के लिए तैयार हो गए, हमने खाक से फार्म भर दिया। आज 4-5 दिन हो गए हमने फार्म भर दिया, वहां से लाया तो होटल में बंद रखा, कैद खाने में बंद रखा। जो उनका अपना कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है, उनका पूरा फैसिलिटी मिल रहा है, पीएसओ भी है, उनके पास गाड़ी भी है, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। ये सरासर हमारे साथ एक धोखा है। गवर्नमेंट ने ये जानबूझकर किया है, हमको कैद खाने में बंद रखा। मैं तमाम जो बीडीसी का कैंडिडेट उनको फार्म भरना, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि फार्म मत भर दो, कि ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ये मरने के लिए उनको फार्म भरना है। मैं विड्रॉ भी नहीं कर, मैं जलाऊंगा अपना फार्म, जलाऊंगा अगर मेरा कोई फैसिलिटी नहीं मिला। ये कौन सा गवर्नमेंट है? कोई फैसिलिटी नहीं है। मैंने कल से आज तक कम से कम 50 फोन किया डीसी साहब को, एसएसपी साहब को, या जो आला हुकुम है, मैंने सबको फोन किया है। हमारे पास खुदारा और सिक्योरिटी और अकोमोडेशन और पीएसओ दे दो। आज तक अभी तक उन्होंने गाड़ियां 4-5 भेजी, 3-3 कैंडिडेटों को बताया कि एक गाड़ी में जाओ। जी हां नाज़रीन इकराम, अब चलते चलते आपको ये बात बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसमों की करवटों के साथ ही जहां महकमा मौसमियात ने यह ऐलान कर दिया है कि अगले 2-1 दिन के बाद यहां पर अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अंतक कोशिशों के बाद हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने इतला दी है कि लद्दाख शाहरा को 5 दिन की मुसलसल कोशिशों के बाद एक मर्तबा फिर खोल दिया गया है, ताकि लद्दाख इलाके में सप्लाई पहुंचाने के हवाले से या अचानक की बर्फबारी की वजह से जो लोग लद्दाख के हिस्से में फंस गए थे या यहां श्रीनगर के हिस्से में फंस गए थे, उनको अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया जा सके। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने जो इतला दी है, गुलाम नबी रैना ने बताया कि अवाम से कहा गया है कि वो इंतहाई एहतियात के साथ अपने वाहन लेकर के इस शाहरा के ऊपर चलें, क्योंकि इस सड़क पर इस वक्त लगभग एक तरफा ट्रैफिक ही चल रहा है। और इस हवाले से कई एक जगह पर यह भी खदशे जाहिर किए जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता कहीं पर पसियां भी आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, ये बात भी वाज़ह हो जाती है कि इस साल मौसम सरमा जो है काफी ज्यादा शिद्दत से भी रह सकता है, और इस हवाले से बलाई इलाकों में रहने वाले इलाकों से यह भी कहा गया है कि कई एक जगहों से पसियां भी गिर के आ सकती हैं। इसलिए एहतियाती तदाबीर के साथ ही घरों से बाहर निकला जाए और ऐसे इलाकों की तरफ ज्यादा मूवमेंट ना की जाए जहां पर पसियां आने का खतरा हो। बहरकैफ इस खबर के साथ ही फिलहाल आज के शुमारे से हमें इस दुआ के साथ दीजिए इजाजत कि आप जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।